Theorem 1 है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other points, to intersect the other two sides, in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। पिछले साल ये मिड पॉइंट थ्योरम था। ये ट्रायंगल की नेमिंग करिएगा, इसको बोलिएगा ए बी सी, ए बी सी। अब देखिएगा जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपको दे रखा है ए बी सी, और उस ट्रायंगल में हमसे ये कहा जाता है कि इस ट्रायंगल में कोई एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर ली जाती है कि वो इन तीन साइड्स में से किसी एक साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कि उस लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ कर दो। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो ट्रायंगल की कितनी साइड है? ए बी, बी सी और सी है। ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन को हमने बोल दिया डी ई। लिखा है यहाँ पर, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, इस साइड को और इस साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करें। तो फिर क्या है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स कौन सी? एक साइड तो ये हो गई ट्रायंगल की, अदर टू साइड्स कौन सी हो गई? एक तो ए बी और एक ए सी। तो ये सेम रेशियो में डिवाइड होती है। सेम रेशियो में कैसे? मतलब ए डी अपॉन डी बी आपको प्रूव करना है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। हाँ नहीं, मिड पॉइंट पे क्या होता था कि ए डी इज इक्वल टू डी बी हो जाता था और ए इज इक्वल टू ई सी हो जाता था, और ये भी होता था वहाँ पर कि ये जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है और जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। समझ रहे हैं? यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पर बस ये दे रखा है कि ये जो लाइन है ना डी ई, ये बी सी के पैरेलल है, बस इतना दे रखा है।
तो हमको ये प्रूव करना है कि AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। मतलब ये जो ये वाली साइड, इसका अगर रेशियो निकाला जाए, ये कैसे डिवाइड हो रही है, AD मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। यहाँ पर ये जो DE लाइन है, ये इस वाली लाइन को दो साइड्स में, दो छोटी छोटी साइड्स में डिवाइड कर रहा है। एक साइड क्या हो गई AD और एक साइड क्या हो गई DB। तो रेशियो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB। ऐसे ही ये वाली लाइन जो DE है, ये इस लाइन को AC को कैसे डिवाइड कर रही है, दो टुकड़ों में, AE और EC। तो इनका रेशियो क्या होगा, AE अपॉन EC। तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज़ प्रूव करनी है, समझ गए? ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखिएगा। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोल देते हैं या थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, कंस्ट्रक्शन करिएगा, लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ a perpendicular from E on AD, E on AD as EF। ठीक है, तो आपने E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे। इसको हमने क्या बोल दिया, EF as EF। ठीक है, सेकंड कंस्ट्रक्शन लिखिएगा। Drop another perpendicular from D on AE, from D on AE as BG। सेकंड कंस्ट्रक्शन ये होगा। थर्ड कंस्ट्रक्शन, join BE and DC। join BE and DC, BE और DC को ज्वाइन कर दीजिए, मतलब B से E को और B से C को। ठीक है, अब ये करने के बाद में क्या करेंगे, ये जो ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया ADE, इसका एरिया निकालेंगे। हमको ये स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स हमको याद करने हैं एज, क्योंकि ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, इस थ्योरम का सीधा सीधा प्रूफ पूछा जाता है। इस थ्योरम का एप्लीकेशन पर तो पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है। अभी जो 6.2 एक्सरसाइज है वो इसकी पूरी की पूरी इसी थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, लेकिन इस थ्योरम का सीधा प्रूफ भी पूछा जाता है कि आप थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो उसका जो प्रूफ है, उसके प्रूफ के सारे स्टेप्स आपको सीक्वेंशियली पूरा प्रॉपर्ली याद करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने इसमें क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा कि E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, उसको मैंने बोल दिया EF, और D से AE पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, उसको हमने बोल दिया DG। ठीक है, तो पहला हमने क्या काम करा कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करे 2, उसके बाद क्या करा, B से E को ज्वाइन कर दिया, C से D को ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का। ठीक है, तो यहाँ करेंगे, आप लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ट्रायंगल ADE का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जब मैं ADE का एरिया निकाल रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि मैं AD को बेस ले लूँ, तो अगर मैंने AD को बेस ले लिया तो हाइट क्या होगा, EF, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पर AD और हाइट क्या है यहाँ पर EF, हाफ AD इंटू EF।
हाफ ए डी इंटू ई एफ, ये हो गया पहली चीज़। उसके बाद मैंने निकाला ए डी ई का एरिया। अब आप निकाल लीजिए ई डी बी का एरिया। तो जैसे ही हम ये निकालते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख दें ए आर और ब्रैकेट में लिख दें ट्राइंगल, इसका एरिया निकाल रहा हूँ बेटा मैं ई डी बी का, तो ए आर ब्रैकेट में लिख दें ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमारी खुद की डेवलप करी हुई होती है, तो ये मेरी कोई खुद की डेवलप करी हुई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं ए आर और ब्रैकेट में ट्राइंगल का साइन लगाकर लिख रहा हूँ 3 अल्फ़ाबेट्स, तो इसका मतलब क्या है कि इन 3 अल्फ़ाबेट्स से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया की बात करी जा रही है। ठीक है, ये ए आर का मतलब आर्क भी नहीं होता, आर्क को रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका होता है, सर्कल्स में बताएंगे। मान लीजिए एक आर्क है ऐसे ए बी, ए से लेकर बी तक कोई आर्क है, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि ए बी के ऊपर ऐसा एक कर्व बना देते हैं। ठीक है, तो अगर ए आर और ब्रैकेट में ट्राइंगल लिख दिया आपने, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। हाँ, अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने ए डी लिया था बेस, इसी तरह से मैं यहाँ पर डी बी ले लूँ बेस। तो मैंने क्या लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट लेते हैं, तो हाफ डी बी, मैं किसका एरिया निकाल रहा हूँ, ई डी बी का। तो मैंने बेस ले लिया बेटा डी बी, तो ऑब्वियस सी बात है कि परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉप करा जाएगा, जो बचा हुआ अल्फाबेट है, बचा हुआ अल्फाबेट क्या है, ई। तो ई से परपेंडिकुलर डी बी पर तो ड्रॉप हो ही नहीं रहा, ई से परपेंडिकुलर डी बी पर ड्रॉप नहीं हो रहा है। हाँ, डी बी प्रोड्यूस्ड पर जरूर ड्रॉप हो रहा है, तो डी बी पर ड्रॉप हो या डी बी प्रोड्यूस्ड पर ड्रॉप हो, एक ही बात होती है। समझ गए? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा ट्राइंगल है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक, जिसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो अगर हमको ये बोला जाए कि ये है हमारे पास P, ये है Q और ये है R, तो आपसे अगर ये बोला जाए कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालें और टेकिंग QR एज बेस, तो आप ये कहेंगे कि ठीक है, हाफ QR तो बेस हो गया। अब हाइट कहाँ से होगा, पर P से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा QR पर। भाई P से आप कोई भी लाइन ड्रॉप कर दें, 90 डिग्री की लाइन तो बनेगी नहीं, तो P से 90 डिग्री की लाइन तो इधर बनेगी, कहाँ पर, PQ प्रोड्यूस पर। तो PQ को आप RQ प्रोड्यूस कर, RQ को प्रोड्यूस करा और P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अगर ये PS हो गया, तो ये वाली जो लाइन है ना PS, ये PS ही आपका हाइट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चाहे परपेंडिकुलर उस लाइन पर बेस पर ड्रॉप हो, चाहे बेस के प्रोड्यूस्ड वर्जन पर ड्रॉप हो, उसी को हाइट लिया जाता है, हाइट उसी को लिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, तो इसी तरीके से मैंने बोला कि हाफ डी बी इंटू ई एफ, ये डी बी पर नहीं है लेकिन डी बी प्रोड्यूस्ड पर जरूर है, तो हाफ डी बी इंटू ई एफ। अब आप क्या करें, आपने यहाँ पर निकाला ए डी ई का एरिया और ई डी बी का एरिया, मतलब आपने इसका एरिया निकाल लिया इधर वाले। हाँ, तो आप क्या करो, आप ऊपर वाले ट्राइंगल से नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया डिवाइड कर दो। देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि न्यूमरेटर में भी हाफ है और डिनोमिनेटर में भी हाफ है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में भी ई एफ, डिनोमिनेटर में भी ई एफ है, तो ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट हो गया। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 ये हो गया। इसके बाद देखिएगा क्या करना है, फिर वही काम करेंगे। जैसे मैंने ए डी ई का ट्राइंगल का एरिया निकाला, मैं दोबारा से ए डी ई का एरिया निकालूंगा। अभी तक मैंने क्या करा था, अभी तक मैं लेफ्ट साइड में चल रहा था, अब मैं राइट साइड में चलूँगा। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब क्या करेंगे, जब मैं लेफ्ट साइड की तरफ चल रहा था तो मैंने कहा था कि मैं बेस लेकर चल रहा हूँ ए डी को, अब मैं बेस लेकर चलूँगा ए ई को। तो अगर ए डी ई का एरिया निकालते हुए मैंने ए ई को बेस ले लिया, तो हाइट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डी जी। ठीक है, तो ये हो गया हाफ ए ई इंटू डी जी। हाफ ए ई इंटू डी जी। चलिए
ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब आप निकालिए, जैसे मैंने निकाला था ई डी बी का एरिया, अब आप निकालिए डी ई सी का एरिया इधर वाले ट्रायंगल का। पहले निकाला था इधर वाले ट्रायंगल का, अब इधर वाले का निकालो डी ई सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी तो मैं अब ले रहा हूँ डी ई सी, और मैंने जानबूझकर बेस ले लिया ई सी को। तो बेस हो गया हमारा ई सी, तो हाइट क्या हो जाएगा बता दीजिए, डी डी जी, बिल्कुल सही। क्योंकि ई सी मैं निकाल रहा हूँ किसका, ट्राइंगल का एरिया डी ई सी का, तो मैंने ई सी को बेस मान लिया। तो बचा हुआ अल्फाबेट कौन सा है, डी है। तो डी से ई सी पर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ई सी प्रोड्यूस पर जरूर हो रहा है, तो वो क्या है, डी जी है। तो हाफ ई सी इंटू डी जी। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। So area of triangle ADE upon area of triangle DEC is equal to half AE into DG upon half EC into DG। DG से DG कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अच्छा, बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 2 मत बोलो, आप क्या करिए, आप फिर से देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और ये जो DEC है इसकी जगह आप लिख दो EDB। और इज इक्वल टू क्या आया, AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, और यहाँ पर रीजन में लिखिएगा सिंस बता दो, वही तो लिखा, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स area of two triangles on the same base and between the same parallels are equal। तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, तो अगर ट्राइंगल्स दो हैं जो कि सेम बेस पर बन रहे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो उनका जो एरिया है वो हमेशा इक्वल होता है। अब देखिएगा कि मैंने यहाँ पर DEC और EDB को इक्वल क्यों बोला, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर, आप यहाँ पर कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC because they are on the same base। सेम बेस क्या है दोनों में, आप ये देखिएगा EDB और DEC, इन दोनों में सेम एक साइड आ रही है DE, they are on the same base DE and between the same parallels सेम पैरेलल्स कौन कौन सी हैं, ये DE और BC। तो DE और BC पैरेलल लाइन के बीच में EDB ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है, और DE और BC इन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में DEC ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस
सेम बेस क्या है DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये भी इस पैरेलल लाइन तक आ रहा है, ये भी इस पैरेलल लाइन तक खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के एरियाज इक्वल होंगे, सही है, बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। तो इस वजह से हमारा जो ट्राइंगल EDB और ट्राइंगल DEC, इन दोनों के एरियाज जो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB। इक्वेशन नंबर 2 ये भी वही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB। तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दो, तो इधर क्या बचा है AD अपॉन DB, और इधर क्या है राइट हैंड साइड में AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमको प्रूव करना है, इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ गए जी, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है हमारे पास कि कई बार ऐसा होता है कि हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप उसका उल्टा बताइए, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में ये दे रखा होता है कि अगर ये DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। अब इसका कन्वर्स करना, उल्टा करना, मतलब क्या दे रखा है, अब दे रखा है आपको कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो प्रूव दैट कि DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 क्लियर है, बता दीजिए। तो इसके स्टेप्स याद कर लेना, इसके स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि E से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करना है ये, D से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करना है DG, D और C को ज्वाइन कर दीजिए, B और E को ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि ADE का एरिया निकालना है यूजिंग AD एज बेस, तो हाफ AD इंटू EF। फिर क्या करना है EDB का एरिया निकालना है यूजिंग DB एज बेस, तो हाफ DB इंटू EF। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन EDB इज इक्वल टू AD अपॉन DB आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं ADE ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, तो अब मेरे को AE इसको बेस लेकर चलना है, जब इसको बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी DG, तो हाफ AE इंटू DG, ये हो गया। फिर क्या करना है DEC का एरिया निकालना है यूजिंग EC एज बेस, तो जब EC को बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा DG। और फिर लास्ट में हमको ये देखना है कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और DEC AE अपॉन EC आ गया, तो तब मैं ये करूँगा, जो मेन इसका जो ट्विस्ट है वो बस यही है कि ये वाली थ्योरम आपको याद होनी चाहिए कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया, उनका एरिया इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखिएगा कि ये DE सेम बेस है और पैरेलल्स कौन कौन सी है, DE और BC, इसका मतलब DEC का एरिया और EDB का एरिया दोनों इक्वल होंगे, ठीक। अब इसके कन्वर्स पर आ जाते हैं। थ्योरम नंबर 2 नोट करें, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, समझ गए। आपको समझ में आ गया है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसके स्टेप्स आप याद कर लेना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो एग्जाम में आती ही आती है, और जब आता ही है एग्जाम में तो आपको स्टेप्स याद होंगे तो फटाफट आप करते चले जाओगे, वहाँ पर सोचने में आपका टाइम वेस्ट होगा नहीं। इसको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, और उसका स्टेटमेंट देखिएगा, इसमें है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो,
If a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, comma, then the line is parallel to the third side. Then the line is parallel to the third side. इसमें देखिएगा क्या करना होगा. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गिवन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दे रखा है. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये दे रखा है. और प्रूफ क्या करना है? To prove DE is parallel to BC. To prove DE is parallel to BC. ये चीज प्रूव कर दी. कैसे करेंगे? करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये चीज प्रूव करनी है. तो इसमें एक ना तरीका होता है, शायद आपको पहले भी रियल नंबर वाले चैप्टर में बताया था. एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है कि हम मानकर कुछ और चलते हैं. जो चीज़ हम मानकर चलते हैं बाद में वो चीज़ गलत साबित हो जाती है. तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था और इसलिए जो हमने माना था वो ट्रू नहीं है, उसका उल्टा ट्रू है. उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. तो मैं ऐसे ही करूँगा यहाँ पर. हम ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है BC, मान लीजिए सिर्फ एक लाइन है BC. अब BC के पैरेलल में कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? कोई एक लाइन है BC, उसके पैरेलल में कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ बताएंगे? इनफाइनाइट, है ना. तो मैं BC के पैरेलल ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हज़ारों लाइन बना सकता हूँ, नीचे भी बना सकता हूँ. लेकिन अगर ये कहा जाए कि BC के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो कि D से पास हो रही हो, BC के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो कि D से पास हो रही हो, तो वो केवल एक ही लाइन होगी. समझ रहे हैं? अगर किसी एक लाइन की, जैसे मान लीजिए BC है, BC के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो कि D से पास हो, तो D से पास होने वाली लाइन जो कि BC के पैरेलल भी हो, ऐसी एक ही लाइन होगी, वो इनफाइनाइट नहीं होगी. ये समझ में आ गया? तो हम ये कहेंगे, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो DE है वो D से पास होने वाली एक लाइन जो BC के पैरेलल है वो ये DE ही है. ये चीज़ प्रूव करनी है. ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. हम ये कहेंगे कि मान लो DE BC के पैरेलल नहीं है. प्रूव क्या करना है कि DE इज पैरेलल टू BC. तो इसका उल्टा एज्यूम करेंगे. लिखिएगा, ऑन द कॉन्ट्रैरी मतलब उल्टा चलते हुए. ऑन द कॉन्ट्रैरी let us assume that
On the contrary, let us assume that DE is not parallel to BC. But DE dash is parallel to BC. ठीक है? DE dash is parallel to BC. हमने मान लिया। दिखाई दे रहा है कि गलत मान रहे हैं हम इसको, दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी गलत मानकर चलेंगे कि let us assume that DE dash is parallel to BC. ठीक है? अब क्या करेंगे? Since DE dash is parallel to BC, so by applying basic proportionality theorem, मैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव कर रहा हूँ। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को मैं यूज कर सकता हूँ। मैं उसके उल्टे को प्रूव करना चाह रहा हूँ तो सीधे को तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को इसको बीपीटी बोलते हैं। हाँ, शॉर्ट फॉर्म बीपीटी आप बोल सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं ना और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ बच्चे लिख देते हैं बीपीटी, बाई पाइथागोरस थ्योरम। वो गलत है। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। ठीक, तो सो बाय अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये समझ में आ गया? दोबारा बता रहा हूँ कि कोई भी जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन अगर किसी एक साइड के पैरेलल है, मतलब अगर एक लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है तो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो DE डैश इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये होती है। समझ गए? नहीं समझ? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो इससे पहले करा था उसमें यही तो था कि भाई अगर कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड जो है ये मान लीजिए LM है और ये P है, ये Q है और ये R है। तो हम ये कहेंगे कि अगर LM QR के पैरेलल है तो PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR। ये होता है। तो इसी तरह से ये जो DE है ये पैरेलल नहीं है, ये मैंने मान लिया। मैंने माना कि DE डैश पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। सर मतलब E को वो पैरेलल मान के चलते हैं, E डैश को DE डैश को पैरेलल मानकर चलते हैं। उन्होंने ये बोला कि आपको DE को BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई मुझे दिखाई दे रहा है DE BC के पैरेलल है तो पैरेलल है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई चलो मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है। तो अगर DE को पैरेलल ना मानते हुए हम करें और फिर हम खुद ही गलत साबित हो जाएं तो इसका मतलब अगर DE को आपने शुरुआत में नॉट पैरेलल माना था और आप खुद ही गलत साबित हो गए तो इसका मतलब DE पैरेलल थी उसके। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इसको बोलते हैं कि हम शुरुआत में उल्टा मान लें और उल्टा मान के हम खुद ही फंस जाएं और ये फंसेंगे। हाँ, होता है। ठीक है, चलिए। कई बार वो एग्जांपल देना पड़ता है ना, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये होता है कि ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है तो उसमें ये कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है कि नहीं? चलिए सुनिए। हाँ, इनर्शिया वाला। चलो वही ना फिजिकल फोर्स जो वो चलती है। हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता था, हाँ पढ़ा था अभी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता था कि एनी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। तो कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, अब उसमें भी तीन तरीके के होते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी तीन तरीके की इनर्शियाज में डिवाइड करा जाता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ, मुझे छेड़ो मत। इनर्शिया का मतलब ये होता है कि अगर मैं मोशन में जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ,
तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं चलता ही रहूँगा। कब तक चलता रहूँगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स मुझे रोके ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। नहीं बोल रहा? बोल दो भाई। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? एक बॉल पड़ी हुई है ग्राउंड पे, वो कहेगी कि मैं तब तक पड़ी रहूँगी जब तक कोई आके मेरे को हिट नहीं कर देता, तो पड़ी रहेगी। अब एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़, हाँ बताओ ना। चलिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, वो आपने पढ़ा होगा। एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझना जरा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि हम ना एक बस में बैठे हुए हैं और हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी डायरेक्शन है कि हम ऐसे ऐसे सीधे सीधे जाएंगे। तो एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it। अब क्या होता है कि जो बस का ड्राइवर है, आप बैठे बैठे ना कुछ सोचते हुए कहीं खो गए, आपको ये ध्यान ही नहीं है कि ड्राइवर अब लेफ्ट में मोड़ने वाला है गाड़ी को। तो क्या होगा कि आप सीट पर बैठे हुए हो, आपकी बॉडी की डायरेक्शन क्या है कि आप सीधे 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 चल रही है आपकी बॉडी। क्यों? क्योंकि आप चिपके हुए हो बस की सीट के साथ, तो आप बस के सिस्टम का एक पार्ट हो। अब होता क्या है कि ड्राइवर ने बस को ऐसे इधर मोड़ दिया, ठीक है। अब ड्राइवर ने बस को इधर मोड़ा, आपकी बॉडी तो सीधा ही जाना चाहती है ना, आपकी बॉडी तो सीधा ही जाना चाहती है। कोई भी बॉडी अपनी जो रेस्ट की पोजीशन है या मोशन की पोजीशन है या डायरेक्शन की पोजीशन है उसको चेंज नहीं करना चाहती। तो बॉडी इसी सीधी डायरेक्शन में जाना चाहती है, बस को ऐसे मोड़ दिया गया तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आप थोड़े से ना ऐसे टिल्ट हो जाओगे इधर को, गिरा गिरा गिरा, फिर पोल पकड़ लोगे, बच जाओगे। ऐसे होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, हम बस में खड़े हुए हैं तो ये क्या हुआ? ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है। अगर स्पीड ब्रेकर आते और चलते तो वो भी यही चीज़ है। वो भी यही चीज़ है कि आप तो चाहते थे रेस्ट में रहना, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स आई, स्पीड ब्रेकर आया, उसने आपको उछाल दिया तो आप उछल गए। अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि आप बस में, अब ये और इंटरेस्टिंग चीज़ सुनने के लिए, अगर आप बस में मान लीजिए खड़े हुए हैं और बस स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो बस भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हैं। तो अब बस अचानक से चलती है तो आप आगे की तरफ गिरोगे, पीछे की तरफ गिरोगे? पीछे की तरफ। क्यों? सर हम लोग रेस्ट में ही और बस आगे की तो ढंग से समझाओ, नहीं समझाना। सर हम लोग मतलब रेस्ट पे ही है, रेस्ट में खड़े हैं और बस का मतलब वो मोशन चल रहा है, तो इस चक्कर में हमारी बॉडी रेस्ट में थी, इससे पीछे। तो बस को आगे खिसक जाना चाहिए था ना, हमें वहीं टिके रहना चाहिए था। चलिए, बस से कनेक्टेड है। अब सुनिएगा, जब भी कभी बस चलती है तो आपका जो अपर पोर्शन है वो पीछे की तरफ जाता है, लोअर पोर्शन नहीं जाता पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि लोअर पोर्शन वो बस के साथ चिपका हुआ है, आप बस में खड़े हुए हो, तो क्या होता है कि आपके जो लेग्स है ना वो तो एकदम आगे को जाने लगते हैं, आपके लेग्स तो एकदम बस के साथ आगे चले जाते हैं क्योंकि वो बस के साथ जुड़े हुए हैं, और जो आप हैं, आपका जो अपर पोर्शन है, अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी पीछे की तरफ गिर जाता है। फिर क्योंकि जो अपर पोर्शन है वो लोअर पोर्शन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो फिर लोअर पोर्शन उसको खींच लेता है, फिर आप ऐसे करके आगे आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो इनिशियली झटका पीछे क्यों लगता है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इन चीज़ों को कई बार हम समझाते रहते हैं, जैसे यही बताया इनर्शिया वाला बताया, तो समझाते रहते हैं, समझाने पर भी समझ में नहीं आता, तो फिर ये कहा जाता है कि बेटा एक काम करियो, फिर बस से जब उतरे ना, चलती हुई बस से, तो उल्टी डायरेक्शन में उतर जाइए। बस की डायरेक्शन आ गया तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लियो, तो फिर गिरेगा ऐसे, तो उसी को कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। हाँ, क्या कैसे बस चल रहा है और हम लोग बस के अंदर, बस चल रहा है, बेसिकली चल रही है। पहले तो बोल रहा है बस चल रहा है, तो बोल रहा है बस चल रहा है। अरे बचपन से नहीं, ये इस एरिया की प्रॉब्लम है, यहाँ कोई चल रहा है बोलता ही नहीं है, चल रहा है। अच्छा आगे तो चलो, मैं जानता हूँ बस चल रही है, बस चल रही है, आगे चल रहा है। सर कोई बंदा बस सीट से लास्ट की तरफ चल रहा है और बस अचानक से रुक गया, चल रहा है और बस अचानक से रुक गया, तो वो सर गिरेगा या
आगे की तरफ। बस आगे की तरफ जा रही है ना, और बंदा चलती हुई बस में पीछे की तरफ जा रहा है ना, और फिर बस अचानक से रुक जाती है, बस अचानक से रुक जाती है, तो वो किस तरफ गिरेगा? हाँ, वो किस तरफ गिरेगा? जब बस अचानक से रुकेगी ना तो वो आगे की तरफ ही गिरेगा। उसका रीज़न क्या है कि वो चल भले ही रहा है, लेकिन उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो बस के साथ कनेक्टेड है और वो आगे की तरफ जा रहा है। मतलब भले ही वो बस के अंदर मूव कर रहा है, कहीं भी आगे पीछे कहीं भी मूव कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो उसकी बॉडी है वो दिल्ली से गाजियाबाद ही जा रही है ना। वो बस में कितना भी पीछे चला जाए कि नहीं 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 मैं जा रहा हूँ, मुझे दिल्ली ही जाना है, मुझे गाजियाबाद नहीं आना चाहिए, लेकिन वो बस के आखिरी कोने पर जाकर रुकेगा ही फाइनली। वो चलती हुई बस में ही उल्टा चल के गाजियाबाद नहीं पहुँच सकते, समझ रहे हो? तो वो बस के अंदर ही रहेगा, बस से बाहर नहीं निकल सकता, कितना भी आगे पीछे चले। सर मैं गिरने से आगे, हाँ वो आगे की तरफ, मतलब जिस मोशन में बस जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, हाँ अपने एक्सपीरियंस से बताया। तो खैर सुनिए, हाँ बताओ जरा। कुछ नहीं पता। अरे बता दो, क्या बताना था? पूछ लो। नहीं कुछ नहीं था। अच्छा तुम बता दो क्या डाउट था, इसलिए बता नहीं दो। नहीं चलो मैं वही कंप्लेंट बताऊंगा। चलिए ठीक है, हाँ बता दो क्या है। आपने एक्सटर्नल फोर्स की बात करी थी ना, हाँ। तो ये बोला था कोई चल रहा है सीधे और वो गड्ढे में गिर गया, हाँ। तो उसके बाद फोर्स लगेगा वो अच्छा वो मैं बताता हूँ वो क्या है कि वो जो चल रहा है ना, तो उसको फ्रिक्शन मिलना बंद हो गया, उसको सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, तो वो नीचे गिर गया क्योंकि आगे अचानक से गड्ढा आ गया था। एक्सटर्नल है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये रिमूवल ऑफ सपोर्ट होगा। ग्रेविटेशन लगेगा, ये रिमूवल ऑफ सपोर्ट है कि अगर कोई चल रहा है तो वो चल किस वजह से रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है ना। तो उसने चलना शुरू करा, अब चलने के लिए उसने पैर तो रखा आगे, अब वो हवा में बस पहला पैर रखा, फिर लगा कि नहीं पहला कहीं टिका नहीं है, दूसरा भी रखूँ, दूसरा रखा, पता चला कि कहीं है ही नहीं, दूसरा नीचे ही है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा। अच्छा ये जितने भी लॉजिक्स है ना, ये टॉम एंड जेरी पर अप्लाई नहीं होते, ये सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पर अप्लाई होते हैं। तो देखिएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश CB। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या बोलोगे? इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और फिर ये कहिएगा, ये तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई, उसके बाद आप बोलिएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यहाँ लिखना गिवन, ये गिवन है। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 भी AD अपॉन DB के इक्वल और इक्वेशन 2 भी AD अपॉन DB के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE डैश अपॉन E डैश C is equal to AE अपॉन EC। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करो, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। अभी पता चल जाएगा। जब भी कभी मेरे दिमाग में ये आए कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन से दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड हो जाए। तो देखो AE डैश और E डैश C अगर ये ऐड हो गया तो AE डैश प्लस E डैश C जब ये ऐड हो जाएगा तो टोटल लेंथ बन जाएगी AC। समझ गए? इसी तरह से AE और EC को अगर आपने ऐड कर दिया तो A से E तक वाली लेंथ को और E से C तक वाली लेंथ को आपने ऐड कर दिया तो टोटल लेंथ AC बन गई। ठीक, तो दोनों तरफ AC बन जाएगा अगर मैं 1 ऐड कर दूँगा। E डैश AE डैश नहीं सर, क्या बोलते हैं लाइन मोमेंट का बता रहा हूं, मतलब दोनों को ऐड करना। हाँ ये आप समझ लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करने का तरीका ही ये है कि दोनों तरफ 1 ऐड कर दो। अब ये ऐसे कैसे नहीं, अभी बताता हूँ। एलसीएम लेना तो आता है ना, एलसीएम लेके
दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी प्लस 1। दोनों तरफ आपने 1 ऐड कर दिया। अब क्या होगा भाई 1 ऐड कर दिया तो 1 का मतलब ये हो गया 1/1, इधर भी 1 का मतलब क्या हो गया 1/1। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो जब एलसीएम लेते हैं ना बिल्कुल डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ई डैश सी और 1 तो हो गया मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया ई डैश सी और 1 हो जाएगा ए ई डैश में मल्टीप्लाई और ई डैश सी हो जाएगा 1 में मल्टीप्लाई। इसी तरह से जब इधर एलसीएम लेंगे तो EC और 1 का एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन गया EC 1 तो हो गया AE में मल्टीप्लाई और EC हो गया 1 में मल्टीप्लाई तो AE प्लस EC हो गया। समझ गए? तो दोनों तरफ 1 ऐड करने से मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल गया, इन दोनों का एडिशन मिल गया। ठीक है, अब AE डैश प्लस E डैश C इसको मैं क्या बोलूँगा AC अपॉन ई डैश सी ए ई प्लस ई सी तो ए ई प्लस ई सी ये क्या हो जाएगा ये भी ए सी। इधर भी न्यूमरेटर में ए सी इधर भी न्यूमरेटर में ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, इधर लेफ्ट साइड पे बचा था 1/e डैश सी और राइट साइड पे 1/ac तो ये हो जाएगा e डैश सी इज इक्वल टू EC। तो मुझे एक बात बताओ, ये e डैश सी तो हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ और EC हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ, क्या दोनों इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। तो दिखाई दे रहा है भाई e डैश सी थोड़ी ज़्यादा लेंथ है और EC थोड़ी कम लेंथ है, इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन इक्वल आई है, तो इक्वल कब आएंगी जब ई डैश और ई ये दोनों पॉइंट एक ही होंगे, ये अलग अलग पॉइंट ही नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट, ये इक्वालिटी का साइन लगाकर और ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं इट इम्प्लाइज दैट। इट इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है इसका मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज दैट। तो इट इम्प्लाइज दैट E dash and E coincide, that is E dash and E are not different points, ये दोनों के दोनों different points हैं ही नहीं, same है। फिगर पर फर्क आ जाएगा तो वही तो हमने अज्यूम ही गलत करा। समझ गए? तो ई डैश ई जो है ई डैश और ई ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स ही नहीं है, दोनों के दोनों सेम पॉइंट्स। अच्छा, अगर सेम पॉइंट्स हैं तो क्या है इसका मतलब? अगेन इट शोज दैट our assumption was wrong. So DE is parallel to BC. हमने क्या माना था? DE डैश इज पैरेलल टू BC। अब क्योंकि E डैश और E दोनों सेम ही पॉइंट है तो E डैश की जगह E लिख दो ना, फिर जब दोनों सेम है तो DE इज पैरेलल टू BC। ये E डैश अलग है ही नहीं, ये यही है, E पर ही कोइंसाइड कर रहा है। और जब ये E पर ही कोइंसाइड कर रहा है तो DE डैश बोलो या DE बोलो एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि DE इज पैरेलल टू BC। ऐसा पॉसिबल कैसे कि हमें फिगर में देखते रहे कि E डैश और E सेम नहीं है, वो जानबूझकर दिखाया जा रहा है, वो जानबूझकर दिखाया जा रहा है ना कि भाई हमने अगर ऐसा लिया था तो हम खुद ही फंस गए। आगे हमको ये दिखाई दे गया कि E डैश और E अलग अलग है ही नहीं। जब सर हमने E डैश की जगह E ले लिया तो बात को हमने वही कर दिया कि हमने E और E डैश और E को सेम मान लिया। E डैश और E को सेम माना नहीं है, वो सेम प्रूव हो गया है, क्योंकि E डैश E और EC ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब E डैश और E दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे तभी तो इक्वल होंगे। समझ रहे हैं?
तो ये आपके दोनों इसके थ्योरम्स के प्रूफ हैं। इतना करिए, बाकी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट क्लास से करवाता हूँ स्टार्ट। ठीक है, कल की छुट्टी रहेगी, परसों होगी नेक्स्ट क्लास आपकी। क्या भाई इस बात में